हेलो एवरीवन और स्वागत है आप सभी का CUET कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम साक्षी अग्निहोत्री है और मैं BHU से पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स परस्यू कर रही हूँ। आज के इस वीडियो में हम CUET UG डोमेन पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस, उसके पेपर पैटर्न और उसमें किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस पेपर के लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपसे पेपर पैटर्न और सिलेबस की बात करूं, मैं आपको बता दूं कि आप हमारे कोर्सेज BA, BSc, BCom, BLLB, BVOC, BTech और NCET BEd के साथ के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और आपको अगर हमारे कोर्सेज के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। जब हम किसी भी एग्ज़ाम की बात करते हैं तो उसका सिलेबस उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है। हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या उस एग्ज़ाम में पूछा जाएगा और उस एग्ज़ाम का एक्चुअली पैटर्न क्या है। जब हम एग्ज़ाम देने जाएंगे तो हम किस तरह के पैटर्न को फेस करेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस को फेस करेंगे और किस किस टॉपिक से हमारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो अगर हम डोमेन के एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो हमारे पास इन टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे। मतलब जब आपको पेपर मिलेगा तो उसमें 50 क्वेश्चन होंगे जिसमें से आपको कोई भी 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। आप 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे एंड दैट्स ऑल। 50 में से आप 10 क्वेश्चंस छोड़ सकते हैं, वो ऑप्शनल है। तो कुल मिलाकर के आपको 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। तो आप 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे और हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होगा। दैट मेक्स इट अ टोटल ऑफ 200। तो टोटल 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा और इस पेपर को करने के लिए आपको 45 मिनट्स का समय मिलेगा। जो पेपर टाइप है वो ऑब्जेक्टिव होगा, मतलब कि आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको उसके ऑप्शंस दिए जाएंगे और आपको उसका ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद जैसा कि मैंने बताया टोटल मार्क्स जो है वो 200 होने वाले हैं। अगर आपने सही क्वेश्चन अटेम्प्ट किया तो आपको उसका +5 मिलेगा, बट अगर आपका क्वेश्चन गलत हो गया तो उसके लिए आपकी -1 की नेगेटिव मार्किंग है। तो हमें ध्यान देना है कि हमारी कोशिश ये हो कि कोई क्वेश्चन हमसे गलत ना हो। और अगर आपने क्वेश्चन छोड़ दिया तो उसका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, दैट इज़ ऑल राइट। बट अगर क्वेश्चन गलत होता है तो -1 की नेगेटिव मार्किंग है। अब हम बात करते हैं कि ये जो पेपर पैटर्न है इसका सिलेबस क्या है, हमें पढ़ना क्या है। एक्चुअली में हम डोमेन की तैयारी करेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे उसके लिए। तो अब हम आते हैं सिलेबस के ऊपर। तो बेसिकली हमारा जो UG के लिए सिलेबस है वो हमारी क्लास 12th की NCERTs है, ठीक है। NCERT की जो बुक्स अवेलेबल हैं मार्केट में वही हमारा सिलेबस है। तो 2 बुक्स हैं क्लास 12th की। पहली है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, यानी कि स्वतंत्र भारत में राजनीति, और दूसरी है कंटेम्परेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यानी कि समकालीन विश्व राजनीति। बस यही 2 बुक्स हमको पढ़नी है, इन्हीं के कंटेंट्स हमको पढ़ने हैं और हमारा पॉलिटिकल साइंस डोमेन का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो पहली जो बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। हम जब पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ लेंगे, संविधान, उसके अनुच्छेद के बारे में पढ़ लेंगे। बट ये सब कहाँ से आया? जब हम स्वतंत्र हुए, जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ 1947 के अंदर, तो उसके बाद हमारी कंट्री ने क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, क्या क्या हमारे पास किस किस एरिया में हमको डेवलपमेंट करना था, वो सब हम इस बुक के अंदर पढ़ेंगे। और जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद क्या हुआ वो तो हमने इस बुक में पढ़ लिया, बट उसी टाइम में वर्ल्ड के अंदर क्या चल रहा था वो हम इस बुक में पढ़ेंगे, यानी कि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। उसी टाइम में आपको अगर याद हो तो 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ था। तो वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद पूरी दुनिया में क्या स्थिति थी, क्या इकोनॉमिक कंडीशंस थी, क्या पॉलिटिकल कंडीशंस थी, तो वो सब हम इस बुक के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो ये तो हो गई NCERT की बात। अब देखते हैं कि हमारा ऑफिशियल सिलेबस क्या है। तो अब हम थोड़ा सा टॉपिक वाइज देख लेते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या टॉपिक्स हैं उनको थोड़ा सा डिटेल में कवर कर लेते हैं। तो जो हमारी पहली बुक है यानी कि जो पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस है, उसमें जो हमें सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है वो है द एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। जब हमें इंडिपेंडेंस मिली तो हम देखते हैं कि कांग्रेस जो है वो बहुत ही एक मेजर पार्टी के रूप में उभर के आती है। तो किस तरह से इंडिया के अंदर जितने भी इलेक्शंस हो रहे थे हम देख रहे हैं उसमें कांग्रेस बहुत विक्टोरियस इमर्ज कर रही है, हर इलेक्शन में कांग्रेस जीत रही है। तो किस तरह से कांग्रेस का डोमिनेंस रहता है इंडिया की पॉलिटिक्स में शुरुआती दौर में, तो वो हमें इस टॉपिक में कवर करना है। तो इसके सब टॉपिक्स देखते हैं। तो हमें पढ़ने हैं फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस। इंडिया के अंदर इलेक्शन कमीशन 1950 में एस्टैब्लिश हुई थी, जो बॉडी है जो इलेक्शंस करवाती है। और सबसे पहला जनरल इलेक्शन यानी कि लोकसभा का सबसे पहला इलेक्शन भारत में 1952 में हुआ था, ठीक है। इसमें जो है कांग्रेस एकदम ड्रामेटिकली जीती थी। कांग्रेस बहुत सारी सीट्स जीती थी लोकसभा के अंदर। उसके बाद CPI और भी कुछ पार्टीज थी जो सीट्स जीती थी, बट मेजरली जो सीट्स का प्रपोर्शन था वो कांग्रेस जीती थी। दूसरा जनरल इलेक्शन होता है 1957 में।
उसके बाद 1962 में। ये 3 जनरल इलेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इन 3 जनरल इलेक्शंस में हम देखते हैं कि कांग्रेस एक बहुत ही इस्टेब्लिश्ड पार्टी के रूप में निकल करके आती है। तो ये 3 जनरल इलेक्शंस हम सबसे पहले पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि जो कांग्रेस का डोमिनेंस था उसका नेचर क्या था नेशनल लेवल पर। हम देखें तो और भी ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर वन पार्टी डोमिनेंस देखने को मिलता है। जैसे अगर हम देखें चाइना, तो वहाँ पे CCP करके एक पार्टी है, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि डोमिनेंस पे रहती है। बट इंडिया में जो कांग्रेस का डोमिनेंस था उसका क्या नेचर था, उसका क्या प्रभाव पड़ा हमारे यहाँ की पॉलिटिक्स में, वो हम देखेंगे। उसके बाद हालांकि हमारे यहाँ सेंटर में तो कांग्रेस का डोमिनेंस था, बट अगर हम स्टेट इलेक्शंस की बात करें तो बहुत सारे स्टेट्स ऐसे भी थे जहाँ कांग्रेस मेजॉरिटी में नहीं आई थी। कांग्रेस को या तो गठबंधन बनाना पड़ा था या तो वो आई ही नहीं थी मेजॉरिटी में। तो स्टेट लेवल पर कांग्रेस का डोमिनेंस क्यों नहीं रहा और उसके क्या क्या फैक्टर्स थे वो हम देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कोलिशनल नेचर ऑफ कांग्रेस। कोलिशन का मतलब होता है गठबंधन, यानी कि जब कोई भी पार्टी एक कंप्लीट मेजॉरिटी नहीं सिक्योर कर पाती है तो 2 या 3 पार्टीज आ करके मिलके सरकार बनाती हैं, तो उसको हम कोलिशनल नेचर बोलते हैं, उसको हम कोलिशन बोलते हैं। तो कांग्रेस ने भी बहुत सारे कोलिशंस बना रखे थे, तो हम उसको देखेंगे कि कांग्रेस का कोलिशनल नेचर क्या था, यानी कि कांग्रेस की जो गठबंधन थी उसकी क्या नेचर थी। उसके बाद हम देखेंगे मेजर ऑपोजिशन पार्टीज। हालांकि हम देखते हैं कि कांग्रेस बहुत डोमिनेंट थी, बट क्या सिर्फ कांग्रेस ही थी, ऐसा नहीं है। कांग्रेस के अलावा भी बहुत सारी पार्टीज थी। तो कौन कौन सी मेजर ऑपोजिशन पार्टीज हैं, अगर हम NCERT के अंदर बात करें तो मैं आपको बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट पार्टीज जो हम पढ़ेंगे। तो हम एक तो पढ़ेंगे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, फिर हम पढ़ेंगे सोशलिस्ट पार्टी, फिर हम पढ़ेंगे भारतीय जनसंघ, जो आज हम BJP देखते हैं ना, वो ये उसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और सोशलिस्ट पार्टी हो गई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया हो गई, भारतीय जनसंघ हो गई, और हम पढ़ेंगे एक स्वतंत्रता पार्टी। ठीक है, तो कुछ जो मेजर ऑपोजिशन पार्टीज थी उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये हमने देखा कि किस तरह से इंडिया की पॉलिटिक्स में इंडिपेंडेंस के बाद कांग्रेस के डोमिनेंस का दौर रहता है। तो ये हो गया हमारा पहला टॉपिक। अब हम आते हैं नेशन बिल्डिंग एंड इट्स प्रॉब्लम्स। अब जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो ऐसा नहीं है कि हर जगह से गाने बज रहे थे, हर जगह पे सेलिब्रेशंस हो रहे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा हम सोचते हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद सब कुछ सही हो गया अचानक से। ऐसा नहीं हुआ था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, बहुत सारे चैलेंजेस आए थे। तो क्या क्या चैलेंजेस थे हमारे सामने और हमने उनको किस तरह से टैकल किया, ये पढ़ेंगे हम इस यूनिट में। तो इसका पहला सब टॉपिक है नेहरूज अप्रोच टू नेशन बिल्डिंग। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो उनकी क्या अप्रोच थी नेशन बिल्डिंग को। प्राइम मिनिस्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जब हम किसी भी देश की पॉलिटिक्स की बात करते हैं। तो नेहरू जी की क्या अप्रोच थी नेशन बिल्डिंग को। बेसिकली ये 3 अप्रोचेस पे काम करते थे। अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊँ तो एक तो थी डेमोक्रेसी, दूसरी थी नेशनल यूनिटी, और तीसरी थी ओवरऑल डेवलपमेंट। मतलब ये चाहते थे कि एक डेमोक्रेटिक सरकार स्टैब्लिश हो, मतलब ऐसी सरकार जिसको लोग इलेक्ट करके ला रहे हों। उसके बाद जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय हमें जैसा कि पता है कि पार्टीशन हुआ था, विभाजन हुआ था हमारे देश का। तो किस तरह से ऐसे विभाजित देश में किस तरह से एकता कायम की जाए, उसके ऊपर इनका स्पेशल फोकस था। और जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ तो इकोनॉमिक कंडीशंस भी अच्छी नहीं थी, राजनीतिक उस पर भी हम देखें तो बहुत अच्छा कुछ नहीं चल रहा था। तो किस तरह से सबको साथ लेकर के ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाए, हर सेक्शन के लोग हैं, बहुत डाइवर्सिटी है, तो उनकी क्या अप्रोच थी नेशन बिल्डिंग को लेकर के, ये हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे लेगेसी ऑफ पार्टीशन। जैसा कि आपको पता है कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के साथ हमें पार्टीशन भी मिला था, विभाजन भी मिला था। भारत जो था वो 2 भागों में विभाजित हो गया था, पाकिस्तान और भारत। तो क्या क्या चैलेंजेस आए पार्टीशन के बाद। तो पार्टीशन के बाद एक तो ये हो गया कि बहुत सारे लोगों को बॉर्डर क्रॉस करके जाना पड़ा, तो उस वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ्स हो गई। बहुत सारे लोगों को अपने ही देश में रिफ्यूजी की तरह, यानी कि शरणार्थियों की तरह रहना पड़ा। तो उसके क्या क्या चैलेंजेस आए वो सब हम देखेंगे। तो लेगेसी ऑफ पार्टीशन यानी कि चैलेंज ऑफ रिफ्यूजी रीसेटलमेंट। रिफ्यूजी यानी कि शरणार्थी, तो जो भी शरणार्थी आए थे उनको देश में सेटल करने के लिए क्या क्या चैलेंजेस आए वो पढ़ेंगे। कश्मीर प्रॉब्लम, ये तो आज भी एक इशू है, आप सभी को पता होगा। सब क्लेम करते हैं कि कश्मीर हमारा है, कश्मीर भारत का ही है, वो बात तो एक फैक्ट है। तो कश्मीर में जो जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो हम देखेंगे। जो पार्टीशन के टाइम पर कश्मीर में प्रॉब्लम्स थी वो हम देखेंगे। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। अच्छा, अभी हम देखें तो हमारे यहाँ 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं, बट ऐसा नहीं है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब ऐसा कुछ भी नहीं था। ब्रिटिशर्स के टाइम पे हम बात करें तो 2 तरह से स्टेट चलते थे। एक ब्रिटिश स्टेट्स जो थे और दूसरा जो था वो प्रिंसली स्टेट्स थे।
तो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स थे। वैसे तो सब इंडिया के साथ आ गए थे। जब ब्रिटिशर्स अच्छा इंडिया छोड़ के गए थे ना, तो उन्होंने बोला था कि जो भी प्रिंसली स्टेट्स हैं वो या तो इंडिया के साथ चले जाएं या तो पाकिस्तान के साथ चले जाएं। अब आप खुद सोचिए, इतने सारे स्टेट्स हैं, वो इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी, एकदम केओटिक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाएगा। तो किस तरह से स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया, ऑर्गेनाइज किया गया, वो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, उसको भी हम देखेंगे। कुछ स्टेट्स ऐसे भी थे जो इंडिया में नहीं मिलना चाहते थे, उनको थोड़ा सा फोर्स के साथ मिलाया गया, जैसे हैदराबाद को अगर हम देखें, मणिपुर को हम देखें, और कहीं ना कहीं कश्मीर को भी देखें, तो वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और फिर एक टॉपिक है पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर लैंग्वेज। अगर आप लोगों को पता हो तो 1952 के अंदर आंध्र प्रदेश बना था एज अ स्टेट। आंध्र प्रदेश को स्टेट बनाया गया था ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो यहाँ पे लोगों ने विशाल आंध्रा मूवमेंट हुआ था यहाँ पर एक, वो लैंग्वेज के कॉन्फ्लिक्ट, उनको लैंग्वेज के बेसिस पर अपना एक सेपरेट स्टेट चाहिए था, लैंग्वेज के बेसिस पर अपनी एक सेपरेट आइडेंटिटी चाहिए थी। तो यहाँ पर 1952 के अंदर आंध्र प्रदेश बनता है। तो और भी कौन कौन से स्टेट्स हैं जो लैंग्वेज के बेसिस पर बने, और लैंग्वेज के बेसिस पर क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे उस समय, उसमें हम देखेंगे। तो हमने देखा किस तरह से कांग्रेस का डोमिनेंस रहा इंडिया के पॉलिटिक्स में। फिर हमने देखा क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, मतलब नेशन को स्टैब्लिश करने में, नेशन को बिल्ड करने में इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद। अब नेशन स्टैब्लिश हो गया है, नेशन बिल्ड हो गया है, हमारी जो मेजर प्रॉब्लम्स थी वो सॉर्ट हो गई हैं, हमने अपने स्टेट्स को ऑर्गेनाइज कर लिया है। जब हमारे स्टेट्स ऑर्गेनाइज हुए तो मैं आपको थोड़ा सा बताते चलूँ कि 14 स्टेट्स थे और 6 यूनियन टेरिटरीज थी। अब हम डेवलपमेंट की बात करेंगे, क्योंकि अब सब कुछ हो गया, तो अब मतलब एटलीस्ट बेसिक ऑर्गेनाइजेशन हो गया है, तो अब थोड़ा सा डेवलप भी कर लेते हैं उसको। तो तीसरा जो टॉपिक है वो है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान्ड डेवलपमेंट, यानी कि नियोजित विकास की राजनीति। तो अब इंडिया में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत डाइवर्स सिनेरियो है, हर लैंग्वेज के लोग रहते हैं, बहुत सारे रिलीजन्स के लोग रहते हैं, हर रीजन की अलग अलग समस्याएं हैं, उनके अलग अलग इश्यूज़ हैं। तो किस तरह से हम सबको साथ लेकर के डेवलपमेंट करेंगे। बहुत सारे सोशल इश्यूज़ भी थे उस टाइम पे, दलित्स के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता था, और भी बहुत सारे इश्यूज़ थे। तो किस तरह से डेवलपमेंट के लिए काम किया गया, और हमारी इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी नहीं थी। तो उस टाइम पे प्लानिंग कमीशन एक आया था, हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे क्लासेस में। 1950 के अंदर प्लानिंग कमीशन आता है, और वो 5-5 साल के लिए प्लान्स बनाता है। इनको बोलते हैं हम 5 ईयर प्लान्स। हर प्लान का एक एजेंडा होता है, उस एजेंडा के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट उसको बजट एलोकेट करती है। तो क्या था और किस तरह से लाया गया, ये हम डिटेल में क्लास में पढ़ेंगे। बट बेसिकली मैं आपको ये बता दूं थोड़ा सा बैकग्राउंड कि पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट में हमें 5 ईयर प्लान्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ स्टेट सेक्टर एंड राइज ऑफ न्यू इकोनॉमिक इंटरेस्ट। फिर एक बीच में 1965 और 67 के बीच में फेमाइन भी आ गई थी, यानी कि भुखमरी जैसी सिचुएशन इवॉल्व हो गई थी। तो इस वजह से हमें सस्पेंशन करना पड़ा था 5 ईयर प्लान्स का, और इसकी जगह रोलिंग प्लान्स आए थे, मतलब एक साल के छोटे छोटे प्लान्स आए थे। बट जैसा कि बताया ना कि फेमाइन आ गई थी, तो बेसिकली हमारा जो फोकस है वो 5 ईयर डेवलपमेंट प्लान से एग्रीकल्चर प्लान्स में शिफ्ट हो गया। और यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे। ग्रीन रिवॉल्यूशन यानी कि हरित क्रांति। इसमें क्या था कि एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स लाए गए थे बेसिकली, ठीक है, मतलब जो खेती बाड़ी होती है उसमें रिफॉर्म्स लाए गए थे, नए तरह के सीड्स को यूज़ करना, फर्टिलाइजर्स को यूज़ करना। तो इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ग्रीन रिवॉल्यूशन को। अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं इंडिया का एक्सटर्नल रिलेशंस, मतलब हमारे नेबर्स के साथ रिलेशंस कैसे थे। उसके बाद उस समय कोल्ड वॉर भी चल रहा था, जो कि अभी हम आगे वाली स्लाइड्स में देखेंगे। तो हमारे यूएसए के साथ रिलेशंस कैसे थे, तो बेसिकली हमारे फॉरेन रिलेशंस कैसे थे वो हम इसमें देखेंगे। तो नेहरूज फॉरेन पॉलिसी, अब जैसा कि बताया ना कि नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे, वो अपने खुद के फॉरेन मिनिस्टर भी थे। और नेहरू जी जो है पहली बार बने थे फर्स्ट जनरल इलेक्शन से लेकर के 1964 तक वो प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर रहे थे। तो इनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा था इंडिया की पॉलिटिक्स के अंदर। तो इनकी फॉरेन पॉलिसी क्या थी वो हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे साइनो इंडियन वॉर ऑफ 1962, मतलब इंडिया का चाइना के साथ वॉर हो गया था 1962 में। क्यों हुआ था, कुछ बॉर्डर के कॉन्फ्लिक्ट्स थे, एक अक्साई चीन पर और एक अरुणाचल प्रदेश पर, तो इस वजह से वॉर हुआ था यहाँ पे। फिर इंडो पाक वॉर्स ऑफ 1965 एंड 1971। वैसे पाकिस्तान के साथ अगर हम देखें तो हमारे कुल मिला के 4 वॉर्स हुए हैं। एक इंडिपेंडेंस के टाइम पर हुआ था 1947-48 में, एक 1965 में हुआ, फिर एक 1971 में जिसको हम बांग्लादेश वॉर बोलते हैं, और एक 1999 में कारगिल वॉर हुआ था।
तो हम पाकिस्तान के साथ इंडिया के जो जो वॉर्स हुए उनके बारे में हम बात करेंगे। इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था, अब इंडिया ने अपने सबसे पहला न्यूक्लियर प्रोग्राम 1974 के अंदर किया था राजस्थान के पोखरन में, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और शिफ्टिंग अलायंसेज इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, मतलब वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इंडिया का क्या अलायंस था, इंडिया के कैसे रिलेशन थे सबके साथ, हम उसको भी कवर करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक पर हम आए तो वो है चैलेंज टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ कांग्रेस सिस्टम। अब कांग्रेस बहुत अच्छी चल रही है, कांग्रेस का डोमिनेंस चल रहा है हर जगह, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत समय तक बहुत अच्छी नहीं चलती, कुछ चैलेंजेस भी आएंगे। अब आते हैं कांग्रेस के चैलेंजेस, तो देखते हैं क्या क्या चैलेंजेस हुए। लेकिन चैलेंजेस तो हुए बट वो रिस्टोर भी हो गए, तो वो भी पढ़ेंगे कि चैलेंजेस क्या क्या आए और वो रिस्टोर कैसे हुए। तो पॉलिटिकल सक्सेशन आफ्टर नेहरू, जैसा कि अभी मैंने बताया ना कि 1964 तक वो रहे थे, 1964 में उनकी डेथ हो गई थी। और नेहरू जी जो थे वो कांग्रेस के एक बहुत प्रोमिनेंट लीडर थे, तो उनकी डेथ के बाद फिर एक क्वेश्चन आया कि उनको सक्सीड कौन करेगा, मतलब उनके बाद प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। तो 1962 में हमारे यहाँ जनरल इलेक्शंस हुए थे, 1964 में उनकी डेथ हो गई, तो अब यहाँ पे कौन आएगा, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि इनके बाद कैसे सक्सेशन हुआ। पहले लाल बहादुर शास्त्री जी आए, फिर उसके बाद इंदिरा गांधी आई, बीच में गुलजारी लाल नंदा जी आए थे, तो वो हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी फिलहाल हम ऊपर ऊपर से देखते हैं। फिर है नॉन कांग्रेसिज्म एंड इलेक्टोरल अपसेट ऑफ 1967। अब यहाँ पे क्या हुआ कि कांग्रेस के विरुद्ध भी कुछ जो है जितने भी अपोजिशन थे वो मिल गए आकर के, इसी थ्योरी को कहते हैं नॉन कांग्रेसिज्म। और इलेक्टोरल अपसेट ऑफ 1967, मतलब 1967 के आसपास जाकर के हम देखते हैं कांग्रेस 7 राज्यों में मेजॉरिटी हार जाती है। किस तरह से कांग्रेस डाउनफॉल कह सकते हैं एक तरह से, किस तरह से उसकी डोमिनेंस को चैलेंज मिलने लगता है, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। कांग्रेस स्प्लिट, इंदिरा गांधी जी के टाइम पर कांग्रेस में स्प्लिट भी आ गया था, सिंडिकेट कांग्रेस बन गई थी एक अलग से। और रिकॉन्स्टिट्यूशन कैसे हुआ कांग्रेस का, फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी अब रिस्टोर हो रहा है कांग्रेस का सिस्टम। 1971 के इलेक्शंस कांग्रेस कैसे जीत गई, इतने सारे चैलेंजेस होने के बाद भी, वो हम देखेंगे। और पॉलिटिक्स ऑफ गरीबी हटाओ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आया भी है इससे प्रीवियस ईयर्स में कि गरीबी हटाओ का स्लोगन किसने दिया था, तो इंदिरा गांधी जी जो थी उस समय की प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने गरीबी हटाओ का स्लोगन दिया था। तो इसके अराउंड क्या पॉलिटिक्स हुई हम वो भी देखेंगे। नेक्स्ट आता है क्राइसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर, यानी कि संवैधानिक व्यवस्था का संकट। अब इंदिरा गांधी जी आती हैं और एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल चीज़ हुई थी उनके टाइम पीरियड में, वो थी इमरजेंसी। तो बेसिकली ये वाला जो टॉपिक है ना, ये इमरजेंसीज़ के साथ डील करता है और किस तरह से उन इमरजेंसी लगती हैं हमारे इंडिया में, और पूरी अपोजिशन जेल चली जाती है। उसी टाइम पे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एकदम चेंज कर दी जाती हैं। किस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जो एक जज है, जो हमारे इनफैक्ट चीफ जस्टिस हैं, उनको गवर्नमेंट सेटअप कर देती है। तो बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर था उसमें किस तरह से क्राइसिस देखने को मिलता है हम वो देखेंगे। तो ये है सर्च फॉर कमिटेड ब्यूरोक्रेसी एंड जुडिशरी। फिर गुजरात और बिहार में किस तरह से मूवमेंट्स चल रहे थे, इमरजेंसी कैसे लगी, इमरजेंसी का क्या कॉन्टेक्स्ट था, क्यों लगी, उसकी वजह से हमारे पॉलिटिक्स में क्या क्या चेंजेस आए। फिर 1977 में इलेक्शंस होते हैं, और ये जो इमरजेंसी वाली चीज़ है ना, ये इतनी कंट्रोवर्शियल चीज़ थी इंदिरा गांधी जी के टाइम की कि 1977 में कांग्रेस इलेक्शन हार जाती है। इंडिपेंडेंस के बाद पहली बार ऐसा होता है कि कांग्रेस इलेक्शन हारी है और कोई नई पार्टी हमारे सामने आई है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, हम आगे पढ़ेंगे कि 1977 में कैसे जनता दल आती है, मोरारजी देसाई जी हमारे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, फॉर्मेशन ऑफ जनता पार्टी एंड राइज ऑफ सिविल लिबर्टीज ऑर्गेनाइजेशन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, तो है रीजनल एस्पिरेशंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। जैसा कि मैंने अभी बताया कि इंडिया के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम बहुत डाइवर्स हैं, हमारे यहाँ बहुत सारे रीजन्स हैं, बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं, सबके अपने अपने चैलेंजेस हैं, सबकी अपनी अपनी नीड्स हैं। तो रीजनल एस्पिरेशंस बेसिकली क्या है, क्षेत्रीय आकांक्षाएं, मतलब हर जो रीजन है, हर जो एरिया है, वो उसकी क्या क्या नीड्स हैं और वो अपनी नीड्स के लिए क्या क्या उन नीड्स से क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं, और वो अपनी नीड्स के लिए किस तरह से डिमांड्स आगे रख रहे हैं, उसको हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो राइज ऑफ रीजनल पार्टीज़, बहुत सारी रीजनल पार्टीज़ यहाँ देखने को मिलती है। जैसे अगर हम साउथ के साइड देखें तो DMK देखने को मिलती है, उसके बाद पंजाब में देखें तो अकाली दल देखने को मिलती है, उधर पे मिज़ोरम में देखें तो मिज़ो नेशनल फ्रंट देखने को मिलती है। तो ये कुछ रीजनल पार्टीज़ हैं, और भी बहुत सारी हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। पंजाब क्राइसिस एंड एंटी सिख राइट्स,
इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हो जाता है, उनके खुद के बॉडीगार्ड्स करते हैं, तो किस तरह से एंटी सिख राइट्स हुई थी 1984 के अंदर, हम वो भी देखेंगे। उसके बाद कश्मीर सिचुएशन, कश्मीर में फिर से जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, और चैलेंजेस एंड रिस्पॉन्सेज इन द नॉर्थ ईस्ट। अब हमने साउथ की बात कर ली, पंजाब की बात कर ली, कश्मीर की बात कर ली, थोड़ा नॉर्थ ईस्ट की तरफ भी देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, उनका ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से होना था, उनके और भी बहुत सारे चैलेंजेस थे, तो वो हम यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद है राइज ऑफ न्यू सोशल मूवमेंट्स, यानी कि नए सामाजिक आंदोलनों का उदय। बहुत सारे मूवमेंट्स उस समय हमारे यहाँ चल रहे थे, तो वो हम देखेंगे। फार्मर्स मूवमेंट, ये तो अभी फार्मर्स प्रोटेस्ट भी चल रही हैं, तो इसका ओरिजिन देखेंगे, एकदम पीछे जा कर के देखेंगे। BKU, भारतीय किसान यूनियन का एस्टैब्लिशमेंट। फिर उसके बाद वुमेन मूवमेंट्स हैं, इन्वायरमेंट मूवमेंट्स हैं। जैसे ही हम इन्वायरमेंट मूवमेंट्स का नाम सुनते हैं ना, हमारे माइंड में एक ज़रूर स्ट्राइक करता है, सबको पता होगा, चिपको मूवमेंट। और भी बहुत सारे हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन, अपिक्को मूवमेंट, वो सब भी हम देखेंगे। उसके बाद डेवलपमेंट अफेक्टेड पीपल मूवमेंट और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मंडल कमीशन रिपोर्ट एंड इट्स आफ्टरमैन। मंडल कमीशन रिपोर्ट बेसिकली जो आई थी वो OBCs से रिलेटेड थी। OBCs को रिजर्वेशन, अदर बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन देने से रिलेटेड एक रिपोर्ट आई थी। तो किस तरह से वो रिपोर्ट आई, उसका क्या क्या आफ्टर मैथ हुआ, मतलब बहुत सारे लोगों ने उसका विरोध भी किया था, तो किस तरह से वो एक पूरा मूवमेंट का फॉर्म ले लेता है, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद है डेमोक्रेटिक अपसर्ज एंड कोलिशन पॉलिटिक्स। अभी जैसे देखा कि कांग्रेस को बहुत सारे चैलेंजेस मिल रहे हैं, जनता दल आ गई है, अब जनता दल को भी कुछ ना कुछ चैलेंजेस मिलेंगे, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो थ्राइव कर रही है। बेसिकली ऐसा नहीं है ना कि एक ही पार्टी आई और वही रूल किए जा रही है, रूल किए जा रही, मतलब हमें ऑल्टरनेटिव्स भी देखने को मिल रहे हैं। तो किस तरह से डेमोक्रेसी जो है वो थ्राइव कर रही है यहाँ पर। और कोलिशन पॉलिटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इस टाइम की, यानी कि कोई भी सरकार पूरी मेजॉरिटी नहीं ले पा रही है तो वो गठबंधन बना रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि आइडियोलॉजी एकदम डिफरेंट है, दो पार्टीज़ हैं, उनकी आइडियोलॉजी एकदम डिफरेंट है, फिर भी वो गवर्नमेंट बनाने के लिए साथ में आ रहे हैं, तो वो हम देखेंगे यहाँ पे, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो पार्टिसिपेटरी अपसर्ज, मतलब सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं डेमोक्रेसी में एकदम आकर के। राइज ऑफ JD एंड बीजेपी भी आई इसी टाइम पर, देखेंगे कैसे आई, और उसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन थी भारतीय जनसंघ, किस तरह से वहाँ से इवॉल्व होती है वो देखेंगे। इंक्रीजिंग रोल ऑफ रीजनल पार्टीज एंड कोलिशन पॉलिटिक्स, बताया ना मैंने कि कांग्रेस का डोमिनेंस धीरे धीरे कम होता जा रहा है, और रीजनल पार्टीज जो है, क्योंकि रीजनल पार्टीज अगर देखें तो वो अपने रीजन की समस्याओं को ज़्यादा अच्छे से समझती हैं, तो रीजनल पार्टीज किस तरह से इंक्रीज हो रही हैं और किस तरह से कोलिशन बना करके गवर्नमेंट बनाई जा रही है। UF एंड NDA गवर्नमेंट्स, इलेक्शंस 2024 एंड UPA गवर्नमेंट, ये सब हम देखेंगे। उसके बाद हो गया, अब हम देखेंगे रीसेंट इश्यूज एंड चैलेंजेस। अब की पॉलिटिक्स कैसी चल रही है, क्या क्या अभी हमारे पास क्या क्या चैलेंजेस हैं, क्या क्या इश्यूज हैं हमारे वर्तमान के समय में, क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या चुनौतियां हैं, पॉलिटिक्स में क्या क्या चुनौतियां आ रही हैं, वो सब हम देखेंगे। तो चैलेंजेस ऑफ एंड रिस्पॉन्सेज टू ग्लोबलाइजेशन, मतलब ग्लोबलाइजेशन बेसिकली वैश्वीकरण होता है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, और इंडिया में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, इंडिया में इसके क्या क्या चैलेंजेस होते हैं। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एंड इट्स ऑपोजिशन, अब कोई भी न्यू चीज़ आती है तो ऑब्वियसली उसका ऑपोजिशन ज़रूर होता है, कुछ हो ना हो ऑपोजिशन ज़रूर होता है। तो जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई और उसका कैसे ऑपोजिशन हुआ, क्या इफेक्ट हुए, वो हम देखेंगे। राइज ऑफ OBC इन नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स, जैसा अभी मैंने बताया ना, मंडल कमीशन आई थी, रिपोर्ट आई थी, रिजर्वेशन देने की बात की थी, तो अब रिजर्वेशन मिला, तो बहुत सारे जैसे OBC नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स में OBCs का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। अगर हम UP के अंदर भी देखें तो समाजवादी पार्टी एक बहुत ही डोमिनेंट पार्टी की तरह हमें दिखती है। तो किस तरह से OBC नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स में आते हैं। दलित पॉलिटिक्स, इलेक्टोरल एंड नॉन इलेक्टोरल एरेना में देखेंगे। और चैलेंजेस ऑफ कम्युनलिज्म, अयोध्या डिस्प्यूट, 1992 में बाबरी मस्जिद डिमोलिशन हुआ था, तो उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी, और गुजरात राइट्स हुए थे, गुजरात के दंगे हुए थे। तो ये सब जो है ना, ये कम्युनलिज्म एक कॉन्सेप्ट है, जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमें ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि अयोध्या डिस्प्यूट और गुजरात राइट्स किस तरह से हुए थे। तो ये बात हो गई हमारी इंडियन पॉलिटिक्स की। हमने देखा कि हमारी आज़ादी के बाद हमारे पास क्या क्या चैलेंजेस आए, कौन सी एक पार्टी हमारे यहाँ इमर्ज होती है मेजर पार्टी बन करके, फिर उसके बाद उसको भी चैलेंजेस मिलते हैं, उसने क्या क्या काम किया, उसके बाद कौन कौन सी नई पार्टीज़ आई, उसके बाद हमारे यहाँ क्या क्या सोशल मूवमेंट्स हुए, रीजन्स की क्या क्या डिमांड थी, उसके बाद हम देखते हैं कि अभी रिसेंट टाइम पे हमारे यहाँ कैसा सिस्टम चल रहा है। तो ये पूरी इंडिया की बात हो गई। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और अब हम वर्ल्ड की तरफ जाएंगे।
तो अब हम देखते हैं कि कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यानी कि हमने पढ़ा ना कि 1947 में इंडिया आज़ाद हो गया, उसके बाद इंडिया में कैसे डेवलपमेंट्स हुए, तो उसी टाइम के अराउंड वर्ल्ड में क्या डेवलपमेंट्स हो रहे थे। तो एक आप लोगों को पता होगा 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था वो ख़त्म हुआ था, तो उसके बाद किस तरह से वर्ल्ड की पॉलिटिक्स शेप होती है हम वो पढ़ेंगे। तो पहला जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है कोल्ड वॉर एरा इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, विश्व राजनीति में शीत युद्ध का दौर। अब ये एक नया टर्म हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए। तो कोल्ड वॉर बेसिकली क्या होता है ना कि इसमें एकदम सामने सामने से आकर के नहीं लड़ेंगे, आइडियोलॉजीज का कॉन्फ्लिक्ट होता है और बहुत एकदम अपफ्रंट युद्ध नहीं हो जाता है, बट एक युद्ध जैसा माहौल रहता है, सामने आकर के भिड़ेंगे नहीं, बट ऑलमोस्ट सिचुएशन वैसी ही रहती है कि किसी भी समय भिड़ सकते हैं। तो कौन कौन देखते हैं, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड के बाद दो मेजर पावर्स इमर्ज होती हैं, एक होता है यूएस और एक होता है यूएसएसआर। एक बहुत पॉपुलर ऑर्गेनाइजेशन है यूएस की, नाटो, आप सभी को पता होगी, और उस समय पे यूएसएसआर की थी वार्सो पैक्ट, ठीक है। तो दो मेजर पावर्स निकल के आती हैं, यूएस और यूएसएसआर। देखते हैं क्या क्या सब टॉपिक्स हैं इस टॉपिक के अंदर। तो इमर्जेंस ऑफ टू पावर ब्लॉक्स, जैसा मैंने बताया ना, यूएस और यूएसएसआर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। एरिनाज ऑफ कोल्ड वॉर, एरिनाज मतलब ऐसे ऐसे एरियाज जो कि अफेक्टेड थे कोल्ड वॉर से। चैलेंजेस टू बाईपोलैरिटी, बाईपोलैरिटी क्या है, बाई का मतलब होता है दो, पोलैरिटी का मतलब होता है पोल्स में डिवाइडेड होना। यहाँ पे कौन से पोल्स हैं, तो आइडियोलॉजी के पोल्स हैं, पावर के पोल्स हैं, यानी कि एक हो गया यूएस और एक हो गया यूएसएसआर। मतलब ऐसा नहीं है कि ये एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसा अभी बताया ना, हर चीज़ को चैलेंज मिलता है, हर चीज़ के अगेंस्ट में कुछ ना कुछ होता है। तो क्या चैलेंजेस आए इस बाईपोलर सिस्टम को, क्या हर इंसान मतलब क्या हर कंट्री यूएस की तरफ या यूएसएसआर की तरफ चला गया, तो ऐसा नहीं था, कुछ लोगों का खुद का भी कुछ स्टैंड था। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे नॉन अलाइन मूवमेंट के बारे में और क्वेस्ट फॉर न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, इंडिया एंड द कोल्ड वॉर, मतलब इंडिया का क्या पर्सपेक्टिव था कोल्ड वॉर के अंदर, इंडिया का क्या रोल था, इंडिया को क्या क्या चैलेंजेस मिले कोल्ड वॉर की वजह से, वो सब हम पढ़ेंगे। अब हम आते हैं दूसरे टॉपिक पर, डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड वर्ल्ड एंड कोलैप्स ऑफ बाइपोलैरिटी। मतलब कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ था 1991 के अंदर, ये जो यूएसएसआर था, यानी कि जो सोवियत यूनियन था, उसका डिसइंटीग्रेशन हो गया था, मतलब वो ख़त्म हो गया था। तो अब ये यूएस और यूएसएसआर में जब एक ख़त्म हो गया तो एक ही तो बचा है ना। तो मतलब ये जो बाईपोलैरिटी थी, ये जो दो पोल्स में वर्ल्ड डिवाइडेड था, वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो न्यू एंटिटीज़ इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, अब यहाँ पे रशिया आता है, बाल्कन स्टेट्स, सेंट्रल एशियन स्टेट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड कैपिटलिज्म इन पोस्ट कम्युनिस्ट रिजीम्स, और इंडिया के क्या रिलेशंस रहते हैं। अच्छा, अगर हम देखें तो कोल्ड वॉर के टाइम पे इंडिया हालांकि न्यूट्रल था, बट उतना न्यूट्रल भी नहीं था, उसका टिल्ट था थोड़ा सा यूएसएसआर की तरफ। तो अब जब ये यूएसएसआर जो है ये ख़त्म हो जाता है, तो इंडिया का रशिया के साथ क्या रिलेशन आता है, और जो बाकी यूएसएसआर के विघटन के बाद बाकी जो कंट्रीज़ आई उनके साथ इंडिया का क्या क्या रिलेशन था, हम वो समझेंगे। और जैसा कि अभी मैंने बताया यूएसएसआर खत्म हो गया, तो अब क्या बचा, केवल यूएस बचा। तो अब यूएस अकेले डोमिनेट करेगा, जैसे इंडिया के अंदर कांग्रेस ने डोमिनेट किया, क्योंकि वो एक मतलब इकलौती ऑर्गेनाइजेशनल पार्टी थी उतने बड़े लेवल पर ऑपरेट करने वाली। तो अब जब ये यूएसएसआर खत्म हो गया, तो काफ़ी लंबे समय तक यूएस का डोमिनेंस देखने को मिलता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। तो अब हम पढ़ेंगे यूएस का डोमिनेंस कैसा रहा वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर। ग्रोथ ऑफ यूनिलैटरलिज्म, यूनी का मतलब होता है वन, जैसे बाई का मतलब होता है टू, तो यूनी का मतलब होता है वन, यूनिलैटरलिज्म का मतलब होता है वन साइडेड एक्शन, ऐसा बोल सकते हैं। तो हम देखते हैं यूएस किस तरह से डोमिनेट कर रहा है वर्ल्ड पॉलिटिक्स को, ठीक है। उसके बाद अफगानिस्तान, फर्स्ट गल्फ वॉर, ये इराक के साथ हुआ था। फिर रिस्पॉन्स टू 9/11 अटैक्स हुए थे यूएस में, तो यूएस ने किस तरह से उस पर रिस्पॉन्ड किया, उसने एकदम आउटराइट इराक पे वॉर्स हुए, अफगानिस्तान पे वॉर्स हुए, तो उसके बारे में हम देखेंगे, अटैक ऑन इराक। फिर डोमिनेंस एंड चैलेंज टू यूएस इन इकोनॉमी एंड आइडियोलॉजी, ऐसा नहीं है, चैलेंज इसके भी डोमिनेंस को मिलेगा, कांग्रेस के भी डोमिनेंस को चैलेंज मिला था, इधर पे यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि चैलेंज था, तो चैलेंज इसके भी डोमिनेंस को मिलेगा, ठीक है। फिर इंडियाज रीनेगोशिएशन ऑफ इट्स रिलेशनशिप विद द यूएस, मतलब अभी जैसा मैंने बताया ना कि कोल्ड वॉर के टाइम पर यूएसएसआर के आइडियोलॉजी की तरफ टिल्ट था इंडिया का। हम अपनी प्लानिंग कमीशन को देखें तो वो भी यूएसएसआर के मॉडल से ही ली गई है, तो इंडिया का थोड़ा सा टिल्ट था, बट अब तो यूएसएसआर चला गया, अब हम यूएस के साथ, यूएस जिसका डोमिनेंस है यहाँ पर, हम उसके साथ हॉस्टाइल नहीं रह सकते, हम उसके साथ एनिमिटी नहीं कर सकते। तो इंडिया किस तरह से अपनी रिलेशनशिप को सुधारता है यूएस के साथ, हम वो भी देखेंगे। और अभी के कॉन्टेम्प्रेरी टाइम पे इंडिया और यूएस की क्या रिलेशनशिप है, थोड़ा बहुत उसके बारे में भी देखेंगे। नेक्स्ट की बात करें तो है ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर। अब
थोड़ा इंडियन पॉलिटिक्स का फिर से यहाँ पे लेकर के आते हैं तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कांग्रेस के डोमिनेंस के टाइम पर बहुत सारी अपोजिशनल पार्टीज़ आई थी एक ऑल्टरनेटिव देने के लिए, है ना। तो यहाँ पर भी यूएस के डोमिनेंस के टाइम पर भी हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव सेंटर्स तो हैं इकोनॉमिक और पॉलिटिकल पावर के। जैसे यूएस और यूएसएसआर भी जब डोमिनेट कर रहे थे तो एक नॉन अलाइन मूवमेंट आया था एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करने के लिए। तो यहाँ पे क्या क्या ऑल्टरनेटिव सेंटर्स हो सकते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे हमें दिखता है वो है राइज ऑफ चाइना एज एन इकोनॉमिक पावर। चाइना बहुत तेज़ी से इमर्ज होता है। उसके बाद एक्सपेंशन ऑफ यूरोपियन यूनियन, आशियान तो आप सभी को पता होगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है। किस तरह से एक आशियान जो है वो आता है। फिर इंडियाज चेंजिंग रिलेशंस विद चाइना। अब देखते हैं तो इंडिया के जो रिलेशन थे, जब इंडिया की इंडिपेंडेंस हुई तो चाइना के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस चल रहे थे, बट फिर 1962 में हमारी वॉर हो जाती है चाइना के साथ। बट फिर यहाँ पे चाइना राइज भी कर रहा है इकोनॉमिक पावर की तरह, तो हम अपने रिलेशनशिप चेंज भी करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली हमें डिप्लोमेसी भी फॉलो करनी है। तो इंडिया किस तरह से अपने रिलेशनशिप्स चेंज कर रहा है चाइना के साथ, वो हम देखेंगे। फिर आता है साउथ एशिया इन द पोस्ट कोल्ड वॉर एरा। साउथ एशिया के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं कोल्ड वॉर एरा के बाद में, है ना, यानी कि यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो डेमोक्रेटाइजेशन एंड इट्स रिवर्सल इन पाकिस्तान एंड नेपाल। डेमोक्रेटाइजेशन का मतलब होता है कि डेमोक्रेसी का आना कहीं पर, ठीक है। पाकिस्तान में हम देखें तो बहुत समय तक मिलिट्री रूल भी चला था। नेपाल में देखें तो मोनार्की चलती थी बेसिकली, यहाँ पे राजा वगैरह हुआ करते थे। 2006 के अंदर नेपाल में मोनार्की ख़त्म हुई थी। तो किस तरह से साउथ एशिया में हर एक नेशन का डेमोक्रेटाइजेशन होता है और कई जगह पे डेमोक्रेटाइजेशन का रिवर्सल भी होता है। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी थी, कुछ टाइम के लिए मिलिट्री आ गई, तो वो वहाँ पर जो भी पॉलिटिक्स चल रही थी हम वो देखेंगे। फिर एथनिक कॉन्फ्लिक्ट इन श्रीलंका। श्रीलंका में आपको पता हो तो तमिल्स के साथ बहुत सारी एथनिक इशूज़ होते रहते हैं और यहाँ पे LTTE करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो हम देखेंगे। फिर है इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन ऑन द रीजन। जो ग्लोबलाइजेशन चल रहा था साउथ एशिया में उसका क्या प्रभाव पड़ता है हम वो देखेंगे। फिर है कॉन्फ्लिक्ट्स एंड एफर्ट्स फॉर पीस इन साउथ एशिया, इंडियाज रिलेशनशिप विद इट्स नेबर्स, ठीक है। इंडिया के जो भी नेबर्स हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, उसके साथ हमारे सबके साथ कैसे रिलेशन है बेसिकली, हम उनकी बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इन अ यूनिपोलर वर्ल्ड, ठीक है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो भी थी, जैसे UNO, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन तो यही है, फिलहाल भी है और उस टाइम पर भी थी, उस टाइम पर नई बनी थी। तो UNO के बारे में हम देखेंगे। रीस्ट्रक्चरिंग एंड फ्यूचर ऑफ द UN, इंडियाज पोजीशन एट द रीस्ट्रक्चर ऑफ UN, राइज ऑफ न्यू इंटरनेशनल एक्टर्स, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, NGO, मतलब जो भी उस टाइम पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेट कर रही थी वर्ल्ड के अंदर, हम उन सब के बारे में देखेंगे। फिर है सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। अच्छा, सिक्योरिटी जो है ना वो दो तरह की होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल। एक तो हम बाहर वालों से खुद को प्रोटेक्ट करेंगे और एक हमारे अंदर जो भी इशूज़ चल रहे हैं, जैसे अभी बताया ना रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे थे इंडिया के अंदर, और एक तो था कि पाकिस्तान वगैरह के साथ वॉर चल रहा था। तो एक होता है एक्सटर्नल जो कि बाहर से है और एक होता है कि इंटरनल, एक चीज़ होती है ये, और एक होता है ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, यानी कि जो मिलिट्री से होती है, मतलब हमें खुद को मिलिट्री से प्रोटेक्ट करना है, दूसरा कहीं हम पे अटैक ना कर दे। और एक होती है नॉन ट्रेडिशनल फॉर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, कि मतलब जैसे हमको खुद को पॉवर्टी से सेव करना है, टेररिज्म से सेव करना है। तो हर तरह की सिक्योरिटी की बात करेंगे हम, और भी जो सिक्योरिटी के चैलेंजेस आए उनकी भी बात करेंगे। जैसे देखिए, ट्रेडिशनल कंसर्न्स ऑफ सिक्योरिटी एंड पॉलिटिक्स ऑफ डिसआर्मामेंट, ठीक है, मतलब जो भी ट्रेडिशनल कंसर्न्स थे कि मिलिट्री अटैक्स, पॉसिबल मिलिट्री अटैक्स वगैरह के, उनके क्या कंसर्न्स थे। फिर नॉन ट्रेडिशनल और ह्यूमन सिक्योरिटी, इसमें आ जाता है जैसे पावर्टी से सिक्योरिटी, यानी गरीबी से जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनसे सिक्योरिटी, एजुकेशन के बेटर अपॉर्चुनिटीज़ होने चाहिए, हेल्थ के जो चैलेंजेस आते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। जैसे देखिए, ग्लोबल पावर्टी, हेल्थ एंड एजुकेशन, और फिर इशू ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड माइग्रेशन। अब देखिए, आप खुद समझिए, इस टाइम पे इतने वॉर्स चल रहे हैं, US का वॉर चल रहा है अफगानिस्तान में, इराक में अटैक हो रहा है, उधर पे 9/11 अटैक्स हो रहे हैं, इधर पे इंडिया का चाइना के साथ वॉर चल रहा है, कभी पाकिस्तान के साथ वॉर चल रहा है, बहुत सारी इंटरनल प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं। तो माइग्रेशन एक बहुत ऑब्वियस प्रॉब्लम बन जाती है। माइग्रेशन मतलब होता है लोगों का एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस होना। तो उन प्रॉब्लम्स को किस तरह से टैकल किया जाए, उन सब की हम बात करेंगे। नेक्स्ट पे आए तो इन्वायरमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज इन ग्लोबल पॉलिटिक्स। आजकल के टाइम पे इन्वायरमेंट जो है वो एक बहुत ही जेन्युइन कंसर्न बन चुका है, ऑब्वियस भी है।
तो हम एनवायरनमेंट की थोड़ी सी बात करेंगे, इससे काफ़ी क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। तो एनवायरनमेंट मूवमेंट एंड एवोल्यूशन ऑफ ग्लोबल एनवायरनमेंट नॉर्म्स, फिर है कॉन्फ्लिक्ट ओवर ट्रेडिशनल एंड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, राइट्स ऑफ इंडिजीनियस पीपल। इंडिजीनियस पीपल क्या होते हैं? नेटिव पीपल, कह सकते हैं आदिवासी लोग, है ना। और इंडिया स्टैंड इन ग्लोबल इन्वायरमेंटल डिबेट्स। बेसिकली इस टॉपिक में हमें बात करनी है इन्वायरमेंटल चैलेंजेस जो भी आए ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज से रिलेटेड चैलेंजेस आए ग्लोबल पॉलिटिक्स में, और किस तरह इंडिया का उसमें क्या स्टैंड था उसके बारे में बात करेंगे। और फिर आ गया ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स क्रिटिक्स, ठीक है, यानी कि भूमंडलीकरण, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन के बारे में हम बहुत डिटेल से बात करेंगे कि क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं, कैसे इमर्ज होता है, कैसे स्प्रेड होता है, उसका इन्फ्लुएंस क्या क्या है, वो बहुत डिटेल में हम बात करेंगे। उसके डायमेंशंस क्या क्या हैं, तो इकोनॉमिक, कल्चरल और पॉलिटिकल डायमेंशंस, राजनीति में क्या था, उसके बाद इकोनॉमिक में, कल्चरल में, हर तरह से हम बात करेंगे। फिर है डिबेट्स ऑन द नेचर ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। मतलब ग्लोबलाइजेशन का ऐसा नहीं है ना कि कोई भी चीज़ हो रही है तो उसका हर जगह सेम इम्पैक्ट पड़ेगा, कहीं पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, कहीं पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो क्या क्या जो भी कॉन्सिक्वेंसेज हुए ग्लोबलाइजेशन के, जो भी इफेक्ट्स थे ग्लोबलाइजेशन के, उसका क्या नेचर था और उसके ऊपर क्या क्या डिबेट्स थी, क्या क्या क्रिटिक्स थे, उनकी बात करेंगे। फिर है एंटी ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी चीज़ हो रही है, कुछ हो ना हो, उसका ऑपोजिशन ज़रूर होगा, कहीं ना कहीं किसी ना किसी फैक्ट पे ऑपोजिशन ज़रूर होगा। तो जो ग्लोबलाइजेशन भी हुआ ना, तो उसके अगेंस्ट में, एंटी मतलब होता है अगेंस्ट, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में जो जो ग्लोबलाइजेशन मूवमेंट्स हुए उनके बारे में देखेंगे। और इंडिया एज एन अरेना ऑफ ग्लोबलाइजेशन एंड स्ट्रगल्स अगेंस्ट इट। मतलब ये जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा था ना, इसका इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, इंडिया पे क्या क्या कह सकते हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेज हुए, उनके बारे में बात करेंगे। तो एक चीज़ इन सब में कॉमन थोड़ी सी जो दिख रही है लास्ट के टॉपिक्स में, वो ये है कि जो भी चीज़ें हो रही हैं उनको इंडिया के पर्सपेक्टिव पे भी पढ़ना है। मतलब हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स तो देखेंगे ही, बट उनको हमें इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी लेकर के चलना है। तो आई होप सिलेबस आपको ज़रूर क्लियर होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिस्पॉन्ड टू इट। अब हम कुछ सैम्पल क्वेश्चंस देख लेते हैं, है ना, ताकि हमें एक आइडिया लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हमारे CUET के पेपर में। और ये कोई ऐसी क्वेश्चंस नहीं है भाई, ये PYQ के क्वेश्चंस हैं एंड आई हैव ब्रॉट ऑल दिस फॉर यू। तो हम देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो एक चीज़ पहले देख लेते हैं, क्वेश्चंस का थोड़ा सा टाइप देख लेते हैं। तो मैंने एनालाइज किए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो एक तो है नॉर्मल टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, मतलब आपको नॉर्मल जो है क्वेश्चन दे दिया गया और आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। फैक्चुअल क्वेश्चंस जैसे नॉर्मल होते हैं ना, कि ये काम किस ईयर में हुआ, या इस चीज़ का फुल फॉर्म क्या होता है, या ये पार्टी कब स्टैब्लिश हुई, या ये चीज़ कब हुई, या ये क्या होता है। तो वो नॉर्मल टाइप के क्वेश्चंस हैं। फिर एक तरीका है ना, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। जैसे आई ऑल्सो शो यू एन एग्जाम्पल, और 2023 के पेपर में ही आया है। आपको एक पिक्चर दी गई है और उस पिक्चर के बेसिस पर ना आपसे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप समझ सकते हैं ये कितना इंपॉर्टेंट है। फिर से आ सकता है, NTA का कोई भरोसा नहीं है, वो कुछ भी कर सकता है। तो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है। तो अब आप पूछेंगे ना कि कहाँ से हम पिक्चर देखें, तो वही बात है कि आपको NCERT की इतनी थरो रीडिंग करनी है कि आप ना पिक्चर्स के बेसिस पर भी आंसर दे पाएँ, ठीक है। तो एक पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन। एक और नए तरीके का क्वेश्चन जो है वो है पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। ये एक नए तरीके का क्वेश्चन था। नॉर्मल क्वेश्चन तो हर पेपर में आते हैं, फिर एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है। मतलब कि जैसे अगर आप लोगों ने इंग्लिश लैंग्वेज में कभी दिया हो तो कॉम्प्रीहेंशंस आते हैं। मतलब एक बहुत बड़ा सा पैसेज दिया गया होगा और उस पैसेज के बेसिस पर आपसे क्वेश्चन पूछे गए होंगे। तो पैसेज दिया रहेगा, ठीक है, मतलब पैराग्राफ दिया रहेगा, उसके बेसिस पर आपसे 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको उसको करना है। और एक नॉर्मल क्वेश्चन होता है मैच द फॉलोइंग टाइप्स, ठीक है, मैचिंग वाले क्वेश्चंस रहते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चंस ही पूछे जा रहे हैं। और जनरली जितना पेपर एनालिसिस मैंने किया है तो क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा डायरेक्ट हैं और काफ़ी ज़्यादा फैक्चुअल हैं। और ऐसी जब सिचुएशन आती है तो इसमें क्या होता है ना कि आपको याद बहुत ज़्यादा करना रहता है, आपको फैक्ट्स बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करने रहते हैं NCERT से। तो आप बने रहिए क्लासेस में एंड आई विल एक्सट्रैक्ट ऑल द फैक्ट्स फॉर यू, और वो आपको क्लासेस में देखने को मिलेगा। तो अब देखते हैं, क्वेश्चंस थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो है ना, ये पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। आपको एक पिक्चर दी रही है और उससे एक क्वेश्चन पूछा है। मैं एक ही क्वेश्चन लेकर के आई हूँ, बट इसमें 5 क्वेश्चंस थे इस पिक्चर के बेसिस पर। ये जो पिक्चर है ना, ये चैप्टर नंबर 1 से है। ये जो है, ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। और ये जो है ना, ये प्रिंसली स्टेट के राजा हैं,
ठीक है, और ये इनको कन्विंस करने के लिए जा रहे हैं कि आप इंडिया में मिल जाइए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था ऑर्गेनाइजेशन और रीऑर्गेनाइजेशन करने में। बहुत हेक्टिक काम था बेसिकली कि सबको कन्विंस करना कि आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दीजिए इंडिया के लिए। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बाद में बात करेंगे हम क्या होता है। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हैं और ये जा रहे हैं प्रिंसली स्टेट के किसी रूलर या रिप्रेजेंटेटिव के पास कि आप इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन दे दीजिए इनको। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बेसिकली एक डॉक्यूमेंट है कि आप हामी भर रहे हैं कि आप इंडिया की टेरिटरी में आना चाहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन इसके बेसिस पर है कि नेम द प्रिंसली स्टेट विच अनाउंस्ड इंडिपेंडेंस फर्स्ट। मतलब जब ब्रिटिशर्स छोड़ करके गए तो जैसा मैंने बताया ना कि उन्होंने बोला था कि या तो प्रिंसली स्टेट्स इंडिपेंडेंट हो जाएं, या तो वो इंडिया ज्वाइन कर लें, या तो वो पाकिस्तान ज्वाइन कर लें। तो ऐसा कौन सा पहला स्टेट था जिसने इंडिपेंडेंस के लिए बोला था कि हम इंडिपेंडेंट हैं? तो त्रावणकोर था, ठीक है। अब नेक्स्ट पे आते हैं। The Dravidian movement, which led to the formation of Dravidar Kazakam under the leadership of which social reformer? ठीक है, तो द्रविड़र कज़कम जो बनी थी वो किस सोशल रिफॉर्मर की लीडरशिप पर बनी थी? तो इसका आंसर है E.V. रामास्वामी पेरियार। जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि द्रविडियन मूवमेंट क्या था, द्रविडियर कज़कम क्या है, ठीक है। उसके बाद E.V. रामास्वामी पेरियार ने किस तरह से जो है द्रविडियर कज़कम के फॉर्मेशन में काम किया, वो सब बहुत डिटेल बातें हैं, बहुत डिटेल में समझेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हु फॉर्म्ड मिज़ो नेशनल फ्रंट ग्रुप? जैसा कि अभी मैंने आपको बताया ना कि बहुत सारी रीजनल पार्टीज़ आ गई थी, तो मिज़ोरम में जो आई थी उसको कहते हैं मिज़ो नेशनल फ्रंट ग्रुप, और ये बनाई थी लालडेंगा ने, ठीक है। देखिए बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मतलब आप थोड़ा सा भी आराम से पढ़ेंगे ना तो आपका बिल्कुल अच्छे से पेपर क्लियर हो जाएगा, है ना। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है और हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसको, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन विच ईयर ब्रिटेन अटैक्ड इजिप्ट ओवर द इश्यूज ऑफ नेशनलाइजेशन ऑफ सुएज कैनाल? अब ये आ गया वर्ल्ड पॉलिटिक्स का क्वेश्चन, ठीक है। एकदम डायरेक्ट आंसर है, पता होगा आपको, तो आप बिना देखे 1950 नहीं, मतलब थोड़ा सा देख करके 1956 ज़रूर लगा देंगे और इसी तरह से आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। अभी नेक्स्ट पे आते हैं। नेम द गांधीयन वर्कर who went on a fast in 1946 demanding that temples in Madras province to be opened to Dalits। ठीक है, मतलब 1946 के अंदर कौन से गांधीयन वर्कर थे जो मद्रास प्रांत के मंदिरों में दलितों के प्रवेश के लिए उन्होंने आवाज़ उठाई थी और आंदोलन किया था? तो वो थे पोटी श्रीरामुलु, ठीक है। और एक चीज़ और, पोटी श्रीरामुलु का ना विशालांध्र मूवमेंट में भी काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है, तो वो हम पढ़ेंगे कि किस तरह से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया। नेम द एजुकेशन मिनिस्टर इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया। कौन एजुकेशन मिनिस्टर थे? तो अब इसका आंसर जो है ना आप लोग कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। और एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप क्वेश्चंस भी देख रहे होंगे आप और भी PYQs एनालाइज करेंगे, और मैं क्लास में भी आपको PYQs हम एनालाइज करेंगे, साथ में एनालाइज करेंगे। तो आप एक चीज़ ज़रूर देखेंगे कि NCERT से बहुत डिटेल में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इनफैक्ट ना सिर्फ NCERT के टेक्स्ट से, बल्कि NCERT में लास्ट में जो बॉक्स दिए रहते हैं, छोटे छोटे बॉक्स बने होते हैं साइड में, बहुत कलरफुल से बॉक्स बने होते हैं, उनसे भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बहुत सारी पोएम्स लिखी हुई हैं फर्स्ट चैप्टर में, स्पेशली एक अमृता प्रीतम का पूछा गया है कि अमृता प्रीतम कौन सी पंजाबी मैगज़ीन में एडिटर थी, कौन से पंजाबी मैगज़ीन में उन्होंने अपनी वर्क्स को पब्लिश करवाया था। और वो ना बहुत ही ऐसे कलरफुल सा पेज है, तो जनरली सब लोग इग्नोर कर देते हैं उसको, बट हम बहुत डिटेल में सब कुछ कवर करेंगे। तो आपको ध्यान देना है कि आप NCERT को बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं। जैसे कि आपने देखा भी होगा यहाँ जो पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन है, पिक्चर्स को जनरली इंसान इग्नोर करता है। अब ये क्वेश्चन डायरेक्ट पिक्चर से रिलेटेड नहीं है, बट मे बी ऐसी पिक्चर आ जाए जिससे डायरेक्टली रिलेटेड क्वेश्चन हो। अब आपने पिक्चर देखी नहीं, आपको समझ ही नहीं आ रहा कि ये पिक्चर कहाँ से आ गई और इस पिक्चर का क्या रिलेवेंस है। तो हमको ये याद रखना है कि NCERTs आर गोइंग टू बी आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट फॉर दिस पेपर। और बस इतना ही। Thank you so much for connecting with us and thank you so much for watching this video। आपके कोई भी डाउट्स हों तो आप उनको कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझ तक पहुंचा सकते हैं, and thank you so much।